हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इसका पहला रूल हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रूल है, इफ़ सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक अनफुलफिल्ड विश। तो फ्रेंड्स, अनफुलफिल्ड विश उसे कहते हैं जो ना तो प्रेजेंट में हो कभी पूरा हो और ना ही फ्यूचर में कभी पूरा हो। उसी को बोलते हैं अनफुलफिल्ड विशेस। जैसे काश में एक चिड़िया होता, तो अभी वो चिड़िया है भी नहीं और फ्यूचर में कभी होगा भी नहीं। उसी को बोलते हैं अनफुलफिल्ड विश। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका कंडीशन, desire in the present state is into expression with the use of if, as though, I wish, it is time, it is high time, etc. along with which to be is used, then only its were form is used, provided whatever be the number and person of the subject। तो कुल मिला के फ्रेंड्स इसका अर्थ यही होता है कि जब भी आपका एक्सप्रेशन क्या हो, अनफुलफिल्ड विश हो या कोई कंडीशन हो, डिज़ायर हो, तो सभी के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ जाए फ्रेंड, अगर उस सब्जेक्ट के बाद इफ़, एज दो, आई विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आ रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा फ्रेंड्स वर। क्या होगा फ्रेंड्स? वर। कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का हो, चाहे थर्ड पर्सन का हो, कोई भी फ्रेंड्स एटसेट्रा कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपका जो है वर्ब ही आएगा। आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आई विश, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये इच्छा रच रहा है, वो कामना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, क्या कर रहा है? आई विश आई वोर एन एंजिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी तो वो कुछ है भी नहीं और फ्यूचर में होगा भी नहीं कभी। एंजिल वो कभी बनेगा भी नहीं, प्रेजेंट में तो है ही नहीं और फ्यूचर में कभी कोई बनने का चांसेस नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अनफुलफिल जो विशेज़ है कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आई के साथ यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आई के साथ वैसे तो शैलिया विल लगता है प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन अब जो है आई के साथ इसमें जो है वर लगा हुआ है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट, वी, यू, दे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर अनफुलफिल्ड विशेज आ रहा है तो उसके साथ फ्रेंड्स आप लोग को लगाना है वर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। देखिए, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ए दिया है, देखते हैं ए में कोई दिक्कत तो नहीं है, ए में कोई गलती तो नहीं है। इफ़ आई वाज, तो पहले फ्रेंड हमको ए ही में इसका जो है एरर मिल गया। एरर जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो वाज में है। क्यों वाज में है? क्योंकि ये इफ़ से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने पढ़ा ऊपर, जब कोई भी सब्जेक्ट हो और उसके पहले इफ़ हो या इफ़ से स्टार्ट हो, तो वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आती है फ्रेंड्स वो वाज नहीं बल्कि वर आता है। क्या आता है? वर आता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड एरर है, जो गलती है, इसमें जो है वाज की जगह पे क्या होना चाहिए? आपका वर होना चाहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है फ्रेंड्स आपका, इफ़ टू प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विथ एंड देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जब भी दो प्रोनाउंस, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, साथ में आ रहा है, अगर वो साथ में आ रहा है तो बिना सोचे समझे आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जिस टेंस में होगा उस टेंस का प्लूरल वर्ब ही हमको यूज करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आई एंड ही और लायबल। लायबल हमारे मतलब उत्तरदायित्व होना फ्रेंड्स, जिम्मेदार होना, किसी चीज़ का जिम्मेदार होना। जैसे आई एंड ही, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई आया है और यहाँ पे ही आया है।
तो यहाँ पे फ्रेंड जो वर्ब आएगा ना, बिना सोचे समझे, ये नहीं कि यहाँ पे ही है तो इज लगेगा, यहाँ पे आई है तो एम लगेगा, नहीं। उस टेंस का जो प्लूरल वर्ब होता है, जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, वही वहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके कुछ रूल और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से उसको जो है आपको PDF बना के मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसमें बच्चे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आइए फ्रेंड्स उसको मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स रूल ये आपके सामने रहा, जैसे यदि एक वाक्य में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस मतलब सब्जेक्ट आए तो उनका क्रम जो है फ्रेंड्स 231 मतलब 231 के अनुसार होना चाहिए। पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये रूल समझा दूँ क्या लिखा हुआ। 231 का मतलब फ्रेंड्स हुआ सबसे पहले आपको जो है सेकंड पर्सन लिखना है, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन जैसे दे हो गया, ही हो गया, जैसे वी हो गया और आई हो गया। तो फ्रेंड 231 के अनुसार आपको उस सब्जेक्ट को रखना है। सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन रखना, उसके बाद थर्ड पर्सन रखना, उसके बाद फर्स्ट पर्सन रखना। और जो फ्रेंड जो वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उस टेंस का जो प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, उसी को आपको लगाना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब बाद में आई आ रहा है तो एम लगा दें या आर लगा दें, तो ऐसा कुछ नहीं। उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है फ्रेंड्स या उस टेंस के अनुसार जो प्लूरल वर्ब होगा वही लगेगा। जैसे आइए फ्रेंड्स इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे इसका इनकरेक्ट सेंटेंस है, देखिए फ्रेंड्स इनकरेक्ट इसका क्या है, रवि यू एंड आई कांट हेल्प हिम। सबसे पहले आपका आ गया थर्ड पर्सन, उसके बाद आ गया आपका सेकंड पर्सन, उसके बाद आ गया फ्रेंड्स आपका फर्स्ट पर्सन। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये क्रम जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसको 231 के अनुसार होना चाहिए, 231 के अनुसार। यानी इसका सही जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो सही आपका होगा, ये सबसे पहले यू आएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा यू रवि एंड आई कांट हेल्प हिम। तो फ्रेंड सबसे पहले देख ले सेकंड पर्सन आ गया, उसके बाद थर्ड पर्सन रवि आ गया, उसके बाद फोर्थ पर्सन आई आ गया। तो ये जो करेक्ट है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है ये पॉइंट, ये रूल बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यू आई एंड सी कांट गो देयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देख ली फ्रेंड्स, यहाँ पे भी रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन तो दिया, लेकिन उसके बाद जो ये आई है ना, आई गलत हो गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन का होना चाहिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद शी एंड आई कांट गो देयर। तो फ्रेंड्स ये देखा जाए ये आपका जो सेंटेंस हो गया सही हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये रूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करिए। आइए फ्रेंड्स इसका अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगला रूल है, यदि किसी वाक्य में सभी सब्जेक्ट प्लूरल हों तो, या कोई नेगेटिव वर्क हो, मतलब वो सेंटेंस जो दिया हो फ्रेंड्स वो नेगेटिव में हो, तो सब्जेक्ट को 123 के अनुसार वाक्य में रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और उसको हम लोग गलत हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देते हैं और वो सवाल हमारा वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स इसको मैं समझा देता हूँ। तो रूल आपको समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा है फ्रेंड्स। आपको जो है 131 का फार्मूला लेके चलना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पर्सन लगाना है, जैसे आई हो गया, उसके बाद सेकंड पर्सन जैसे यू हो गया, और उसके बाद थर्ड पर्सन जैसे आपको 123 का फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन आएगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मोहन एंड आई डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ? क्योंकि दो सब्जेक्ट है। अब हम इसका क्रम देख लेते हैं कि 123 के अनुसार है कि नहीं। इसमें दो ही सब्जेक्ट है, तो आपको क्या देखना, मतलब थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का आना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन का आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये गलत हो गया, यहाँ पे सबसे पहले मोहन का दे दिया, तो सबसे पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए। जैसे इसका सही जो है सेंटेंस हो जाएगा, आई एंड मोहन डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए मोहन, क्यों नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए हमको डू नॉट लगाना है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे वी
दे एंड यू। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है, लेकिन इसका क्रम देखिए गलत है। 1 2 3 के मतलब 123 के अनुसार नहीं है, तो इसको हमको 123 के अनुसार सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस हमारा गलत ही माना जाएगा ग्रामर की नज़र से। तो इसका सही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फर्स्ट पर्सन लगाना यानी वी हो जाएगा, उसके बाद आपको देखना है सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन यू हो जाएगा एंड उसके बाद दे थर्ड पर्सन हो जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगी फ्रेंड्स वो प्लूरल में होगा यानी आर ही होगा, नॉट हेल्पिंग हिम। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए, जब एक आर्टिकल दो पदों को व्यक्त करे, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब एक आर्टिकल हो मतलब ए या एन या द, मतलब एक ही पद को व्यक्त करे, तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स वो जो है एक ही व्यक्ति के लिए आ रहा है, एक ही वस्तु के लिए आ रहा है, जो कि क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो वास्तव में एक ही व्यक्ति के लिए होता है। तो फ्रेंड्स आपको आसानी से समझ में आ गया, जब एक आर्टिकल दो पदों को व्यक्त करे तो वास्तव में एक ही व्यक्ति के लिए वो आता है। आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे द टीचर एंड अंकल वाज गोइंग देयर। तो फ्रेंड्स हमको ऐसे सेंटेंस बोलने की ही क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो टीचर भी यूज कर रहा है एंड अंकल यूज करना। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जैसे कोई नहीं जानता है, मतलब कोई नहीं जानता कि वो आपके टीचर भी लगते हैं और अंकल भी लगते हैं, और तब वहाँ पर आपको बताने के लिए कि जो मेरे टीचर हैं वो क्या लगते हैं, मेरे चाचा जी हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो सामने वाले, जिस ये सेंटेंस आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सामने वाला वो जानता नहीं है कि वो जो टीचर है ना आपके अंकल लगते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, जो टीचर जा रहे हैं मेरे चाचा वहाँ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमको बोलने के लिए जो है दो पदों को यूज करना पड़ता है। एक पद क्या हो गया इसमें, टीचर हो गया, और एक पद अंकल हो गया। तो यानी दोनों मिला के एक ही पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब एक ही पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है तो फ्रेंड्स जो वर्ब आएगी तो क्या होगा, सिंगुलर ही तो होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। द टीचर एंड द अंकल वर गोइंग देयर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दो आर्टिकल हो गया, यहाँ पे तो एक ही आर्टिकल लगा हुआ था, अब यहाँ पे दो आर्टिकल है। जब दो आर्टिकल लग जाए फ्रेंड्स तो समझ जाइए वहाँ पे दो पर्सन की बातें हो रही है, दो लोगों की बातें हो रही हैं। जब दो पर्सन की बातें हो रही हैं तो वो सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, अब वो सिंगुलर नहीं रह गया। तो जब प्लूरल हो गया तो फ्रेंड्स जो वर्ब आएगी वो किस में आएगी, प्लूरल में ही आएगी। तो अब जो कहने की बात आ रही है यहाँ पे टीचर और अंकल, मतलब एक टीचर है उसके और उनके साथ जो है अंकल हैं, वे वहाँ जा रहे थे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये जो है आप ये रूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी हर जगह इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। आइए फ्रेंड्स इसका लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका लास्ट रूल है, यदि सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर एवरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स इसको देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ दूँ। यदि सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। कहने का मतलब जब दो कोई नाउन हो, मतलब पहले भी नाउन हो और बाद में नाउन और बीच में क्या हो, कोई प्रीपोजिशन हो, तो वहाँ पे जो वर्ब यूज़ होती है ना, जो वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो सिंगुलर में यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, मिस्टेक आफ्टर का मिस्टेक मतलब गलती पर गलती, है ना। जब कोई व्यक्ति होता है, कोई काम सीखता है तो वो गलती पर गलती करता है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो गलती पर गलती करते रहेंगे, फिर भी सुधार होता रहेगा, उसी को बोलते हैं गलती पर गलती। मतलब ये एक बार देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये सेम नाउन है, मिस्टेक इधर भी मिस्टेक।
तो यहाँ पे मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है, एक वाज है और वर है। तो यहाँ पे ऊपर बोल दिया है जुड़े हों तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे वाज यूज़ होगा कि वर यूज़ होगा। तो मुझे पता आपको यहाँ पे वाज ही समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसका अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे शिप आफ्टर शिप वाज या वर अराइविंग एट द पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स बंदरगाह। जो वर्ड टफ रहेंगे फ्रेंड्स मैं उसका मीनिंग आपको बता दूंगा, आप लोग को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिप का मतलब पानी वाली जहाज़, आफ्टर शिप मतलब जहाज़ पर जहाज़ पहुँच रही थी बंदरगाह पर, मतलब बंदरगाह पर एक जहाज़ के बाद दूसरी जहाज़ पहुँच रही थी। एक क्या पहुँची, दूसरी भी तब तक पहुँच गई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब शिप यहाँ नाउन है सेम वर्ड, उसके बाद यहाँ भी सेम वर्ड और बीच में क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो ऊपर अभी तो वहाँ पे क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे 2 and 2 makes 4। देखिए फ्रेंड्स ये बार बार पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होकर चले आते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है फ्रेंड्स एक वर्ड ये और एक वर्ड 2 सेम वर्ड है और बीच में क्या लगा, एंड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो सेम वर्ड आते हैं और बीच में फ्रेंड्स आपका दिया रहता है प्रीपोजिशन, तो जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वो सिंगुलर में होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरों लोगों को भी पता चले फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी आसानी हो इंग्लिश समझने में, बोलने में, पढ़ने में। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।